P हो जाएगा, सेकेंड वाले को हम जब इफ देन लगा है तो सेकेंड वाला Q हो जाएगा। इसको लॉजिकल फॉर्म पे हम P implies Q लिखते हैं, ठीक है, P implies Q लिखते हैं। अब चलिए हम इसकी ट्रुथ टेबल बना लेते हैं। अब ट्रुथ टेबल बनाने के लिए एक बात एग्जैक्ट याद रखना आप कि जब भी मैंने आपको ये लिखवा है, एडिशनल लिखवा है कंडीशन, कॉन्ट्रैक्ट या प्रॉमिस, तो कॉन्ट्रैक्ट या प्रॉमिस किस बेस पे होते हैं आपको क्लियर होगा कि जैसे मैंने बोला कि इफ यू विल पास देन आई गिव यू चॉकलेट्स, है ना। ट्रुथ टेबल बनाने के लिए बहुत आसान हो जाएगा कि जैसे ही आप पास होगे, अगर आप पास होते हो देन मैं आपको चॉकलेट्स रिवॉर्ड में दूंगा डेफिनेटली। तो उसके लिए आपने बोला मैंने आपको प्रॉमिस किया हुआ है आपको कि अगर आप पास होने होगे तब दूंगा मैं चॉकलेट, अदरवाइज ना भी दूं तो कोई बात नहीं। लेकिन मेरा कॉन्ट्रैक्ट किस बेस पे है कि मुझे क्या करना है, मुझे ये करना है कि आप पास होने होगे तब मुझे चॉकलेट देना है। तो कॉन्ट्रैक्ट या प्रॉमिस की बात करते हैं। तो जब भी हमारे पास स्टेटमेंट्स में पी क्यू मैं वापस से बना लेता हूं, पी क्यू वापस से बनाने में आप देख जानते हो ये हो जाएगा टी टी एफ एफ, ये हो जाएगा टी एफ टी एफ, ठीक है। अब मैं P implies Q करने जा रहा हूं, तो ध्यान रखना इंप्लीकेशन में जब भी स्टेटमेंट में हम फॉरवर्ड डायरेक्शन जाते हैं, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि जब भी ये कंडीशन, कॉन्ट्रैक्ट या प्रॉमिस जिसके बारे में इंप्लीकेशन हम बात कर रहे हैं वो ब्रेक हो जाती है, वो ब्रेक होती है, उसको हम उसके अगेंस्ट चले जाते हैं, तो डेफिनेटली वो उसका लॉजिक जो रिजल्ट आता है, लॉजिकल रिजल्ट आ रहा है वो फॉल्स होता है, अदरवाइज सब ट्रू होता है। मैंने ये बोला है कि जब भी मैंने कंडीशन, कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉमिस होता है वो ब्रेक होता है तो वो केस फॉल्स होता है, अदरवाइज सब कुछ ट्रू होता है। मैं मतलब आप पास हुए, ये प्रॉमिस का ब्रेक होगा। ध्यान से देखो, मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि आप पास होगे तो मैं आपको चॉकलेट दूंगा, लेकिन आप अगर पास हुए, है ना, और मैंने चॉकलेट नहीं दी, तब ये केस कहलाएगा कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक किया है, ठीक है। तो देखते हैं, अगर आप पास हुए इसका मतलब ट्रू, है ना, और चॉकलेट नहीं दी मतलब ये हो जाएगा फॉल्स। तो जब भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपको टीएफ मिलता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में टीएफ मिलता है, क्योंकि पी टू क्यू कर रहे हैं हम, पी इंप्लाइज क्यू कर रहे हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम टीएफ यहां ढूंढा है, देखो यहां है क्या, नहीं, इधर है, इधर नहीं, इधर। फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब भी टीएफ मिलेगा आप उसको आंख बंद करके फॉल्स लिखो, वैसे आंख बंद करके क्या लिखोगे देख के लिखना पड़ेगा, अगल बगल लिखते हुए लिखो, है ना। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब भी आपको टीएफ मिलेगा उधर फॉल्स, अदरवाइज सारी जगह आपको ट्रू लिखना है ना। बिल्कुल समझ आया होगा आपको, बिल्कुल। तो मैंने बताया इंप्लीकेशन मतलब वो होता है जब स्टेटमेंट्स में कोई कंडीशन या फिर आपको प्रॉमिस दिया हो या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट या हो, जब भी ब्रेक होता है उस केस में फॉल्स लगता है। मतलब आपने कोई प्रॉमिस किया है, वो उसको टीएफ जब मिलता है, आपने वो जो प्रॉमिस किया था वो हुआ, और लेकिन प्रॉमिस कंप्लीट नहीं किया गया तो फॉल्स। टीएफ जब भी मिलेगा उस केस में फॉल्स, अदर सारे फॉल्स, मतलब ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद करने के लिए बहुत आसान तरीका है, शायद बुक्स में ऐसा नहीं दिया है, लेकिन आप ऐसे याद करना, बहुत बढ़िया तरीके से जाएगा और सब चीजें ये इम्प्लीकेशन का समझ आएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो बुक में नहीं दी थी फिलहाल, मैं आपको ये क्लियर यहाँ बता देता हूँ कि लॉजिकल इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है। हम अभी आगे स्टेटमेंट पढ़ेंगे कि दो स्टेटमेंट है, ये P implies Q वगैरह जो बहुत सारा दिया हुआ है, और एक और है, दोनों अगर लॉजिकल इक्विवेलेंट होंगे, कोई भी दो स्टेटमेंट लॉजिकल इक्विवेलेंट होंगे, सपोज ये दो स्टेटमेंट है, कुछ भी, मैं P implies Q ऐसा लिखना नहीं चाह रहा फिलहाल, ये तो अगर लॉजिकली इक्विवेलेंट होंगे तो हम उसको ऐसे लगा देते हैं, है ना। अब मैं बताऊंगी लॉजिकल इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है। लॉजिकली इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि ये दोनों की जब मैं ट्रुथ टेबल बनाऊंगा ना, ये सपोज इसकी बात कर रहा हूं, ये कोई स्टेटमेंट है मेरा, दोनों लॉजिकल इक्विवेलेंट है सपोज, तो इसका मतलब ये होता है कि ये भाई साहब ये सेम टू सेम होना, ये एग्जैक्ट ये पैटर्न ये नीचे से होना, इसका मतलब होता है लॉजिकल इक्विवेलेंट, ठीक है। तो फिलहाल तो ये हो गया, लॉजिकल इक्विवेलेंट की बात करता हूं। तो हमारा जो P implies Q है, P implies Q है, एग्जामिनेशन में बहुत जरूरत रहती है इसकी डायरेक्टली, ये लॉजिकली इक्विवेलेंट होता है नेगेशन ऑफ P यूनियन Q के। अब मैं आपको बताऊंगा ये नेगेशन क्या होता है, अब मैं आपको बता दे रहा हूं ये नेगेशन क्या होता है। बीच में ही ये मैं जगह क्लीन करता हूं, आप लोगों को नोट करना होगा, वैसे नोट करेंगे, ठीक है। तो आप बीच में पॉज करके नोट करिएगा। फिलहाल मैं बात करता हूँ ये नेगेशन की बात क्या होती है, ये मैंने क्या लिख दिया, तो ध्यान रखना नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट, नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट्स। नेगेशन का मतलब होता है नॉट। याद करो हमने सेट थ्योरी में पढ़ा हुआ था ऑलरेडी कि कॉम्प्लीमेंट होता है कुछ, कॉम्प्लीमेंट
कॉम्प्लीमेंट मतलब अगर ये सेट है मेरा 1 2 3 था और यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 था, यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 था, सेट ए मेरा 1 2 3 था, तो हम ए कॉम्प्लीमेंट या ए डैश बताते थे कि इनको छोड़ के बाकी का बोल देते थे, है ना, एग्जैक्टली। तो यहाँ पे भी हम नेगेशन वही करने वाले, जैसे उसका नॉट बोल सकते हो, नॉट। तो अगर मेरा कोई पी स्टेटमेंट है तो नेगेशन को डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय ऐसा, ये साइन से डिनोट करते हैं हम नेगेशन को। अगर मेरा पी स्टेटमेंट है और इसका नेगेशन बताना है, इसका नेगेशन करना है, तो ये हो जाएगा नेगेशन ऑफ पी। देन मतलब एक बात कर देते हैं, हम एक बात कर देते हैं, हमारा वो ओरिजिनल स्टेटमेंट था सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है, ये स्टेटमेंट था हमारा पुराना वाला। अब ये कोई स्टेटमेंट, इसको मैंने पी मेंशन कर दिया है ना, पी और कॉलम लगा के। अगर ये स्टेटमेंट है सन राइज इन द ईस्ट, इसको मुझे नेगेशन करना है, नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट निकालना है, तो मैं ये कहलाएगा नेगेशन ऑफ पी, ये हो जाएगा। अभी क्या करना है, उसका नॉट कर दो, मतलब सन डू नॉट राइजेस इन द ईस्ट, ये जगह नहीं है ना, एग्जैक्टली, ठीक है, मुझे नॉट लगा के चलना है, क्लियर। तो फिलहाल मैं इसको क्लीन कर रहा हूं। या एक और छोटी चीज बताना है, जैसे कि हम कॉम्प्लीमेंट में क्या होता था, ए का कॉम्प्लीमेंट का फर्दर कॉम्प्लीमेंट करते थे, वापस ए आ जाता था, ठीक है, ए नॉट का नॉट ए होता था। सिमिलरली यहाँ पर भी किसी स्टेटमेंट में मैं अगर नेगेशन लगा दूं, किसी स्टेटमेंट में नेगेशन मतलब नॉट लगा दिया और उसका फिर से नॉट कर दूंगा, तो वो वापस से मेरा ओरिजिनल स्टेटमेंट लाएगा ना, नॉट ऑफ नॉट एनी स्टेटमेंट, नेगेशन ऑफ एनी स्टेटमेंट इज द ओरिजिनल स्टेटमेंट, ठीक है। तो मैं फिलहाल इसको क्लीन करता हूं। हम लोग अभी रिसेंटली पढ़ रहे थे इम्प्लीकेशन के बारे में, और इम्प्लीकेशन हमने पढ़ा, तो मैंने बोला कि जब भी P implies Q करने वाले हैं तो इसका मतलब नेगेशन ऑफ P यूनियन डिसजंक्शन Q, इसको हम बोलेंगे, और ये मैं आपको प्रूफ कर सकता हूं। चलिए तो आप वापस देख लेते हैं, देखिए ध्यान से, इसको ध्यान से देखिए, मैं इसको करने जा रहा हूं, प्रूफ करने वाले हैं हम बेसिकली इस रिलेशन को, क्योंकि ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लॉजिकली इक्विवेलेंट बताया मैंने, नेगेशन ऑफ P यूनियन Q। देन वापस से हम पूरा लिखते हैं, P ये Q देखते हैं, ये तो TT FF, ये TF TF। अभी आप बोलोगे कि P इंप्लीकेशन क्यों डायरेक्ट लिख लेते, हाँ, क्योंकि ये तो हमको पता हो गया, P इंप्लीकेशन क्यों कर लेते, ये तो आपको पता है, जब भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मिलेगा वो फॉल्स मिलेगा, रिमेनिंग ऑल ट्रू। अभी मुझे क्या करना है, उसको निकालना है, सॉरी इसको निकालना है, तो सबसे पहले मैं नेगेशन ऑफ P कर लूंगा। एक काम करता हूं, पहले मैं नेगेशन ऑफ P कर लेता हूं। डन, नेगेशन ऑफ P करूंगा तो P में जो भी स्टेटमेंट में जो भी रहेगा उसी का ऑर्डर जस्ट अपोजिट हो जाएगा। मैंने बताया तो नेगेशन में उल्टा हो जाता है, तो ट्रू का हो जाएगा फॉल्स, इस ट्रू का हो जाएगा फॉल्स, इस फॉल्स का ट्रू, इस फॉल्स का ट्रू, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्यों लिखा हुआ है ध्यान से, अब मुझे ये निकालना है। देखो इस बार आ जाएगा डायरेक्टली, कैसे आ जाएगा, देखिए मुझे क्या करना है, नेगेशन ऑफ P मतलब इस वाले का, और यूनियन करना है, डिसजंक्शन मतलब यूनियन करना है Q के साथ। आप ध्यान से देखिए Q मेरा ये लिखा हुआ, ठीक है, इन दोनों का क्या करना है मुझे, यूनियन मतलब डिसजंक्शन मतलब किसी एक में भी है तो है, याद होगा। इन TF का क्या हो जाएगा यूनियन करने पर, T और F का यूनियन हो जाएगा T, ट्रू, है ना, किसी एक में भी रहता है तो हम उसको कंसीडर करते हैं। F और F का तो F ही होने वाला है, T का क्या होगा, T और T का T होने वाला है, ट्रू, और F और T का किसी एक में भी है तो है, मतलब T। अब बहुत ध्यान से देखिए, हमने अभी इंप्लीकेशन का ये निकाला था, ये वाला निकाला था, ये इसको दोनों इक्वल लिखा था हमने, ये और ये एग्जैक्टली इक्वल होना चाहिए तभी ये इक्विवेलेंट कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। देखिए TT FF TT और TT जो भी हो पैटर्न एग्जैक्टली सेम होना, आगे पीछे नहीं, 80 है तो ये भी T इस वाले केस के लिए फॉल्स, T और फॉल्स, और T सॉरी। तो एग्जैक्टली आपको समझ आ गई कि P इंप्लीकेशन Q को हम हमेशा याद रखेंगे, ये इक्विवेलेंट होता है लॉजिकली कैसा, नेगेशन ऑफ P यूनियन Q, ठीक है, यूनियन बोल दो कोई टेंशन नहीं है। फर्स्ट वाले का नेगेशन जिस डायरेक्शन में लिखा होता है, वापस से अगर कभी ऐसा लिखा होगा, मान लो ऐसा कुछ लिखा है तो याद करना है फर्स्ट वाले का नेगेशन, फर्स्ट वाले का नेगेशन और यूनियन सेकेंड वाला, ये बात समझ आई आपको, नेगेशन ऑफ फर्स्ट वाला यूनियन या डिसजंक्शन सेकेंड वाला।
ठीक है, इतनी बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो बताना था मुझे। फिलहाल मैं सभी को क्लीन कर रहा हूँ और हम आगे बढ़ेंगे। आप जो इम्पोर्टेंट है इम्प्लीकेशन हुआ, अब हम डबल इम्प्लीकेशन पढ़ेंगे। तो मैं क्लीन कर देता हूँ फिलहाल। और ये सारी चीजें आप नोट जरूर करते जाइएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में छोटी छोटी चीजें ही आती है जो परेशान करती है, और इस चैप्टर में सिर्फ छोटी छोटी चीजें मिलेगी। ठीक है, अभी देखते हैं हम क्या बचा। हाँ सॉरी, डबल इम्प्लीकेशन बचा है, हम उसको पढ़ते हैं। डबल इम्प्लीकेशन, डबल इम्प्लीकेशन या फिर, है ना, डबल इम्प्लीकेशन या फिर इसका एक और नाम है बाय कंडीशन। हाँ, कंडीशनल स्टेटमेंट था ना, या फिर इसको बोलेंगे बाय कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ठीक है, डबल इम्प्लीकेशन या बाय कंडीशनल स्टेटमेंट्स। अभी तक हमने इम्प्लीकेशन पढ़ा, P implies Q, मतलब एक डायरेक्शन में इम्प्लीकेशन था, एक डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्ट या प्रॉमिस थे। अगली बार दो डायरेक्शन में मिलेगा, उधर से भी मिलेगा, इधर से भी मिलेगा। इसका मतलब ये एरो इस तरफ बस नहीं जाएगा, ये एरो इस तरफ भी जाएगा। डिनोटेड बाय, ये बात समझ आई। डबल इम्प्लीकेशन को हम ऐसे डिनोट करेंगे, दोनों तरफ एरो, इधर वाला भी मरने वाला, इधर भी मरेगा। खैर, मरेगा कोई नहीं, मरेगा क्वेश्चन हम जो सॉल्व करके मार देंगे। चलिए फिलहाल बात करते हैं कि डबल इम्प्लीकेशन का मतलब बाय या फिर बाय कंडीशन, दोनों एक ही चीज है और दोनों तरफ से कंडीशन होती है। तो स्टेटमेंट्स को आप पहचानेंगे बेसिकली कैसे, आपको देखेगा क्या, आपको दिखेगा उसमें आपको दिखा था एक P इज नेसेसरी फॉर Q, है ना, P इज नेसेसरी फॉर Q। तो इस बार मिलेगा P इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट फॉर Q। उसमें हमको एक बार P इज नेसेसरी फॉर Q दिखा था, एक और या फिर अकेला दिखता सफिशिएंट फॉर Q। इसमें दोनों केस P इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट फॉर Q। ठीक है, या फिर मिलेगा इफ एंड ओनली इफ P देन Q, केवल और केवल P तब Q, मतलब एक ही स्टेट कंडीशन रहेगी, है ना। या फिर IFFP देन Q, ऐसे भी मिलेगा आपको, है ना। तो ये स्टेटमेंट है, बहुत आसान है और सिर्फ देख के रहिए आप, देखो और खुश रहो, बस कोई ज्यादा टेंशन लेने का नहीं है। जैसे आपको स्टेटमेंट फिर से दिखेगा आपको फिर समझ में आएगा, है ना। फिलहाल हम बहुत क्लियरली बात कर देते हैं। तो डबल इम्प्लीकेशन में अब हमको बनाना है ट्रुथ टेबल। बिल्कुल, पहले मैं इसकी लॉजिक करती थी, पहले ट्रुथ टेबल बना लेते हैं हम, फिर आगे बात करते हैं। एक स्टेटमेंट P, एक स्टेटमेंट Q और P डबल इम्प्लीकेशन Q, डन, बिल्कुल, है ना। तो मुझे आप क्लियरली बताइए कि डबल इम्प्लीकेशन में और इम्प्लीकेशन के बाद डबल इम्प्लीकेशन में क्या फर्क पड़ेगा। तो आपको बहुत क्लियरली ध्यान देना पड़ेगा कि इम्प्लीकेशन में आपने पहले क्या किया था, इम्प्लीकेशन P2Q जो कर रहे थे हम, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम T2F ढूंढते थे, T से F ढूंढते थे फॉरवर्ड डायरेक्शन में। उस केस को हम क्या करते थे, फॉल्स। बाकी सारे लोग क्या करते थे, ट्रू, है ना। मतलब फॉल्स क्यों करते थे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जब भी ब्रेक होता था उस डायरेक्शन को हम फॉल्स करते थे, है ना। तो इस बार कॉन्ट्रैक्ट किस डायरेक्शन में है, बोथ डायरेक्शनल कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रॉमिस, है ना। मैंने बोला था ये वर्ड काम पड़ेगा आपके, कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रॉमिस आपको बिल्कुल काम पड़ेगा। फॉरवर्ड डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्ट था, इसलिए जब भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक होता था हम उसको फॉल्स लगाते थे। इस बार क्या होगा, दोनों डायरेक्शन में देखना पड़ेगा हमको कि कॉन्ट्रैक्ट, हमारा कॉन्ट्रैक्ट या प्रॉमिस जो है ब्रेक हो रहा है। अगर ब्रेक होता है दोनों डायरेक्शन से हम उसको फॉल्स लगाएंगे। एक बात समझ आई। चलिए फिलहाल हम लोग इनकी बात करते हैं। ये हो जाएगा ट्रू, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, ये बिल्कुल हवा में करने वाला है ये। अब आगे बात करते हैं ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ठीक है, डन। अब P डबल इम्प्लीकेशन Q का मतलब मैंने बताया कि हमको फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक होगा तब फॉल्स करना है। मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में TF ढूंढूंगा, वो मिलेगा आपको इधर। अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में TF आपको इधर मिलता है तो T to F हो जाएगा फॉल्स, बिल्कुल ठीक है। ये हम इम्प्लीकेशन के हिसाब से चल रहे हैं। अब वापस आ जाइए, कॉन्ट्रैक्ट तो मेरा P से Q की तरफ भी है और Q से P की तरफ भी है। तो अब आप ढूंढिए Q से P की तरफ TF। देखिए Q से P की तरफ TF आपको इधर मिल रहा है, तो इधर भी मिलेगा आपको फॉल्स। रिमेनिंग ऑल विल ट्रू, ट्रू एंड ट्रू। क्या मेरी बात समझ आई है। इम्प्लीकेशन मतलब होता था सिंगल साइडेड कॉन्ट्रैक्ट प्रॉमिस। तो जब भी कॉन्ट्रैक्ट प्रॉमिस P to Q के डायरेक्शन में TF मिलेगा, फॉल्स लगा दो, बाकी सारे ट्रू। इस वाले डबल इम्प्लीकेशन केस में दोनों तरफ से कॉन्ट्रैक्ट प्रॉमिस होता है। अगर एक भी डायरेक्शन से फॉल्स होता है तो फॉल्स करना पड़ता है।
तो पहले फॉरवर्ड देख लिया हमने, जहां पे टीएफ मिला फॉल्स कर दिए, रिवर्स डायरेक्शन में टीएफ मिला, ब्रेक जहां पे हुआ उधर फॉल्स कर दिए, बाकी सारे ट्रू कर दिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसकी एक्चुअली हमारा पी डबल इंप्लीकेशन क्यू को हम लॉजिकली लिखते हैं पी इंप्लीकेशन क्यू और इसका इंटरसेक्शन क्यू इंप्लीकेशन पी। करके देखें, चल करके देख लेते हैं बराबर। एक काम करते हैं, पी इंप्लीकेशन क्यू कर लेता हूं पहले। आप मुझे बताइए पी इंप्लीकेशन क्यू बताइए फटाफट। पी और क्यू में इंप्लीकेशन लगाते हैं जल्दी। इसमें टीएफ में फॉल आएगा, इसमें टीएफ में फॉल्स आएगा, बाकी सारे ट्रू ट्रू एंड ट्रू। डन। अब मैं क्यू टू पी निकाल लेता हूं। क्यू टू पी मतलब क्यू से पी की डायरेक्शन में इंप्लीकेशन लगाओ, क्यू से पी। इसमें टीएफ दोनों इससे टीएफ टीएफ ये तो लगा है, ये क्या होगा फॉल्स, ये फॉल्स, बाकी बंदे सारे ट्रू, चकाचक है ना। अब इन दोनों में क्या करना है, ऐसा इंटरसेक्शन करना है। और इंटरसेक्शन मतलब कंजंक्शन, बार बार नाम ले रहा हूं इसीलिए कि आप लोगों को एकदम से याद हो जाए। अगर कॉमन लेना है या इंटरसेक्शन करना है या कंजंक्शन करना है दोनों का, तो जो एक में होता है दोनों में कॉमन होता है वही लेते हैं। मतलब हम कर रहे हैं पी इंटरसेक्शन क्यू और ये पी इंप्लाइज क्यू इंटरसेक्शन क्यू इंप्लाइज पी, है ना, वही लिखा है। अगर विजिबल नहीं होगा तो आप समझ लो ये लिखा है, तो बड़े बड़े अक्षरों में दैट जैसा लिख के दिया, रावण जैसा, एग्जैक्टली वही लिखा हुआ। टीटी का इंटरसेक्शन डेफिनेटली टीटी का इंटरसेक्शन टी होने वाला, एफटी का नथिंग, कुछ भी नहीं, फॉल्स, है ना। ये टीएफ, अरे यूनिवर्सल सेट है एम्प्टी सेट, कुछ नहीं कॉमन आने वाला, मतलब एम्प्टी सेट मतलब फॉल्स। डन। टीटी का फिर से टी। अब देखिए महाराज लास्ट, ये क्या इसके इक्वल है, मतलब क्या ये भाईजान इसके इक्वल है क्या, चेक करिए। यस, टीटी एफएफ एफएफ एंड टीटी बोथ आर इक्वल, है ना, एकदम से सेम है। तो हम इसको बोलेंगे कि दोनों पी इंप्लाइज क्यू एंड क्यू इंप्लाइज क्यू का इंटरसेक्शन कहलाता है हमारा पी डबल इंप्लीकेशन ऑफ क्यू। डन। तो क्या ये डबल इंप्लीकेशन आपको समझ आया, वापस रिवाइज कर लो। डबल इंप्लीकेशन का मतलब होता है बाय कंडीशनल स्टेटमेंट्स, और बाय कंडीशनल स्टेटमेंट्स को हम डिनोट करेंगे पी डबल इंप्लीकेशन क्यू, दो बोथ साइड एरो लगा के। और इसके लिए जो एक स्टेटमेंट्स में दिया हो सकता है वो पी इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट फॉर क्यू, या इट इज इफ एंड ओनली पी देन क्यू, या आई डबल एफ पी देन क्यू, है ना। ये इफ ओनली लिखते हैं, इसको शॉर्ट में आई डबल एफ लिख देते हैं ना। तो जब भी टी टू एफ में अपन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मिलेगा और एफ, है ना, फॉरवर्ड डायरेक्शन में टीएफ ढूंढेंगे उसको फॉल्स लगाएंगे, और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी, रिवर्स डायरेक्शन में भी टीएफ ढूंढेंगे फॉल्स लगाएंगे, बाकी सारे को ट्रू कर देंगे। तो इसको हम जो बोलेंगे वो डबल इंप्लीकेशन कहलाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसके बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं। स्पेशली जब आप स्विचिंग सर्किट पढ़ेंगे तब इसका बहुत सारा इस्तेमाल होगा। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन होंगे। जी हाँ बिल्कुल, हमने नेगेशन पढ़ लिया है, हमने बाय कंडीशन पढ़ लिया है, बिल्कुल नेगेशन भी पढ़ लिया। कुछ क्वेश्चन है जो हमको सॉल्व करने वाले हैं, तब तक मैं आपके लिए क्वेश्चन लिखता हूँ, आप थोड़ा बहुत नोट भी कर सकते हैं। चलिए, तो अब हम फाइंड द ट्रुथ वैल्यू, मैं डायरेक्टली लिखता हूं, फाइंड ट्रुथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट्स में ये नहीं लिखना है, वो आप लिखते रहना। 3 इज अ प्राइम नंबर। एक काम करते हैं, इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा, अदरवाइज टाइम वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, ओके, जय हिंद, बाय बाय। अच्छा लगे तो आप जरूर शेयर और सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।